अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा भाई, क्या हाल है? ठीक है। अच्छा यार, ये बड़ी माजरत, आपको बहुत सारे मैसेजेस करने पड़े। नेक्स्ट चैप्टर के जो क्वेश्चंस है वो अपलोड नहीं कर सका। तो आज मैं चैप्टर नंबर 6 के जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन अपलोड करने जा रहा हूँ, आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ठीक है। इससे पहले मैंने 5 चैप्टर्स के जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आपसे शेयर कर दिए थे। अब आपने इन इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे बताऊँगा आपको कौन कौन सा क्वेश्चन जो है वो किस तरह से पूछा जा सकता है। ठीक है। बाद स्टूडेंट्स जो है वो फ़ौरन से देखते हैं और देखने के बाद जो है वो इस पे बुक पे टिक लगा लेते हैं, क्वेश्चन को पूरा सुनते नहीं या स्क्रीनशॉट लेते हैं। ठीक है। और कहते हैं जी हमें सवाल मिल गए हैं। सवाल मिल जाना ही ज़रूरी नहीं है, इससे कम से कम आपको ये पता होना भी ज़रूरी है कि एक सवाल को किस किस तरह से पूछा जा सकता है। मैं एक मिसाल देता हूँ। जैसे चैप्टर 2 में मैंने एक सवाल आपको बताया था कि वो कहता है जी वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग क्या है। आमतौर पे वो इस तरह ही सवाल सीधा सीधा दे देता है कि डिफाइन वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग। ठीक है। तो स्टूडेंट को वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग का तो पता होता है, लेकिन वो इसी का नाम चेंज करके कह देता है जी डिफाइन कोलैबोरेटिव कंप्यूटिंग। तो स्टूडेंट परेशान हो जाता है कि यार ये तो पेपर में हमने पढ़ा ही नहीं था, यार ये तो बुक में ही नहीं है, तो ये कहाँ से सवाल आ गया। इसलिए ये वीडियो को कंप्लीट देखना या क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग करना ज़रूरी है, ताकि नाम चेंज भी करे सवाल वही होता है, लेकिन नाम चेंज होने की वजह से स्टूडेंट्स जो है वो उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। तो आज चैप्टर 6 का जो है वो पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहले चैप्टर 6 में पहला ही सवाल है जी, वो कहेगा जी वायरस क्या होता है। तो आपने वायरस की डेफिनेशन लिखनी है। मैंने टू द पॉइंट ये डेफिनेशन लिख दी है। आप एग्जैक्ट ये डेफिनेशन भी लिख देंगे, या आप अपनी बुक के जो एंड पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं वहाँ से भी वायरस की डेफिनेशन कर लेंगे, तो आपकी ये डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। ठीक है। फिर आपसे वो ये कह सकता है हाउ कैन वायरस डैमेज कंप्यूटर। ठीक है। यानी आपका जो कंप्यूटर वायरस है वो किस तरह से आपके कंप्यूटर सिस्टम को डैमेज करता है। ठीक है। इसको आप पॉइंट्स की शेप में लिख लें या इसी तरह पैराग्राफ की शेप में लिख लेंगे, दोनों तरह से क्वेश्चन जो है वो ठीक हो जाएगा। उसके बाद आपका तीसरा क्वेश्चन है हाउ द वायरस इज एक्टिवेटेड। वायरस कैसे एक्टिवेट होता है। तो याद रखें, जब आपका वायरस सिस्टम के अंदर, आपके सिस्टम में वायरस वर्किंग स्टार्ट करता है, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं एक्टिवेशन ऑफ वायरस। ठीक है। हाउ द वायरस इज एक्टिवेटेड इस तरह से भी पूछ सकता है, या वो ये भी कह सकता है व्हाट इज एक्टिवेशन ऑफ वायरस। तो आप यही कहेंगे कि जी जब कंप्यूटर जो वायरस है आपके सिस्टम में वर्किंग स्टार्ट करता है, डाटा को डैमेज करना, फाइल को डैमेज करना शुरू करता है, तो उसे हम बोलते हैं एक्टिवेशन ऑफ वायरस। फिर वो आपसे इस तरह पूछ सकता है नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरसेस। आप वायरस की टाइप्स बताएं, वायरस की काइंड्स बताएं। तो आपने ये जस्ट नेम लिख देना है। 4-5 नेम मैंने लिखे हुए हैं, आप ये 4-5 नेम जो वो याद रख लें। ठीक है। उसके बाद वो कहता है हाउ डज बूट सेक्टर वायरस वर्क। सवाल इस तरह से भी पूछ सकता है। वो आपसे ये भी कह सकता है व्हाट इज बूट सेक्टर वायरस। ठीक है। डिफाइन बूट सेक्टर वायरस। तो डिफरेंट तरह से सवाल को पूछा जा सकता है। आप इसको जो है वो मेन डेफिनेशन करके इसको एक्सप्लेन कर देंगे। इसके बाद लॉजिक बम क्या है, डिफाइन लॉजिक बम, व्हाट इज लॉजिक बम, या इसी को कहते हैं टाइम बम भी कहते हैं। ठीक है। वो आपसे टाइम बम पूछ ले, लॉजिक बम पूछ ले, तो आपने जो है वो सेम डेफिनेशन लिख देनी है। इसके बाद भाई वो आपसे पूछ रहा है डेडलॉफ, ये भी वायरस की टाइप है, तो आपने इसकी डेफिनेशन भी जो है वो करनी है। उसके बाद एंटीवायरस क्या है विद एग्जांपल। ठीक है। यहाँ पे मैंने विद एग्जांपल नहीं लिखा, मैं लिख देता हूँ। वो आपसे पूछ सकता है कि विद एग्जांपल आप वायरस की टाइप बताएं। ठीक है। तो ये मैंने नीचे एग्जांपल्स भी लिखी हुई हैं। सही है। तो आपने ये मेन 2-3 लाइनों में डेफिनेशन लिख के साथ ये जो एग्जांपल लिखी है, ये तीनों चारों एग्जांपल जो वो याद रखनी है। बाज़ दफ़ा वो किसी एक का नाम लेके, ठीक है, तो वो एमसीक्यूज पूछ लेता पेपर में। जैसे नोड 32 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो कहता है जी नोड 32 इज़ अ वायरस, एंटी वायरस क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये बेसिकली क्या है, नोड 32 ये एंटी वायरस है। ठीक है। इस तरह आपको पता होना चाहिए। इसी तरह भाई आपको वो पूछ सकता है सॉफ्टवेयर पायरेसी क्या होता है, तो आपके इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर बैकअप क्या है, बैकअप की कितनी टाइप्स हैं। ठीक है। मैंने बैकअप की डेफिनेशन लिखी है, फिर इसकी टाइप्स के नाम लिखे हुए हैं। अगर वो आपसे पूछ ले डिफरेंस बिटवीन कंप्लीट बैकअप और एन इंक्रीमेंटल बैकअप, इसका डिफरेंस पूछ ले, तो आपने फिर भी जो है वो कंप्लीट बैकअप और इंक्रीमेंटल बैकअप को इस तरह एक्सप्लेन करना कि आपने कहना जब आपके पूरे के पूरे सिस्टम का बैकअप लिया जाएगा तो हम उसे बोलेंगे कंप्लीट बैकअप। इंक्रीमेंटल बैकअप क्या है कि आपका जैसे ही नया डाटा क्रिएट हुआ साथ साथ बैकअप होता रहता है, तो हम उसको बोलते हैं इंक्रीमेंटल बैकअप। तो आपने जस्ट 1-2 लाइन में इसको डिफरेंस लिख के एक्सप्लेन कर देना।
मैं इसकी एग्जांपल स्टूडेंट को अक्सर इस तरह भी देता हूँ कि जैसे आप फ़ोन चेंज करते हैं तो आप अपने सिस्टम का सारा अपने मोबाइल का बैकअप लेते हैं, तो वो कंप्लीट बैकअप होता है। इंक्रीमेंटल बैकअप क्या, अक्सर आप व्हाट्सएप पे देखते हैं कि आपका आपने उस पर वहाँ पे सेटिंग की होती है डेली बैकअप की, तो वो आपका आहिस्ता आहिस्ता बैकअप जो है वो होता रहता है। ठीक हो गया। इसके बाद डाटा सिक्योरिटी क्या है, क्यों डाटा सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है। तो हमने पहले भी पढ़ा था, क्लास में भी पढ़ा था कि डाटा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, वाई डाटा इज़ इंपॉर्टेंट, इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वाई डाटा सिक्योरिटी इज़ इंपॉर्टेंट, इस तरह क्वेश्चन घुमा फिरा के दे सकता है। तो आपने यही बताना कि जी डाटा जो वो सबसे, और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एज़ कम्पेयर टू सिस्टम, यानी कंप्यूटर सिस्टम। हम लोग ये कहते हैं यार कंप्यूटर सिस्टम तो आ सकता है, या मोबाइल फ़ोन आपका चोरी होता है, गुम होता है, तो आप कहते हैं यार डाटा ना मेरा ज़ाया हो, फ़ोन जाता है चला जाए, फ़ोन तो फिर भी बंदा ले लेता है, लेकिन डाटा जो है वो लॉस हो जाए तो वो उसको रिकवर करना मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह ये पूछा जा सकता है। फिर व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ कॉपीराइट एक्ट, या वो आपसे कह सकता है व्हाट इज़ कॉपीराइट एक्ट, डिफाइन कॉपीराइट एक्ट, तो आपने इसको एक्सप्लेन कर देना है। पासवर्ड क्या होता है, क्यों पासवर्ड लगाया जाता है। ठीक है, इस तरह भी सवाल आ सकता है, व्हाट इज़ पासवर्ड क्या है, या आप अपने सिस्टम पे पासवर्ड क्यों लगाते हैं। तो सिंपल इसका आंसर है कि पासवर्ड जो सीक्रेट वर्ड होते हैं आप इसलिए लगाते हैं कि आप जो है वो आपका सिस्टम कोई अनऑथोराइज पर्सन उसको एक्सेस ना कर सके। ठीक है, फिर वो कह रहा है जी गिव 3 सजेशन टू प्रोटेक्ट कंप्यूटर फ्रॉम वायरस। अब अपने वायरस को कैसे सिस्टम से बचा सकते हैं, आपका डाटा डैमेज होने से कैसे बच सकता है, कोई 3 सजेशन दें। तो आप बता सकते हैं जी एंटीवायरस इंस्टॉल करें। ठीक है, आप जो भी सिस्टम के साथ स्टोरेज डिवाइस यूएसबी वगैरह अटैच करें उसको स्कैन कर लें। फिर इसी तरह आप कह सकते हैं जी आपको जो है वो रेगुलरली बैकअप लेना चाहिए अपने सिस्टम का, तो लेटेस्ट एंटीवायरस जो है वो इंस्टॉल करना चाहिए। ये आप जो है वो 3-4 रीजंस जो है इसको पॉइंट्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, सजेशन में। तो इस तरह सवाल पूछ जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। गिव सम काजेज ऑफ वायरस, वायरस आता कैसे है। वायरस ईमेल के ज़रिए भी आता है, वायरस आपका जो रिमूवेबल स्टोरेज मीडियाज़ होते हैं उसके ज़रिए भी आता है। ठीक है, पायरेटेड सॉफ्टवेयर जो नेट पे फ्रीली अवेलेबल होते हैं उनके ज़रिए भी आता है। ठीक है, तो ये 3-4 रीजंस आप पॉइंट्स की फॉर्म में भी लिख देंगे तो फिर भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, आप ये कह सकते हैं जी नंबर 1 पे आप कह दें जी ईमेल है, नंबर 2 पे कह दें नेटवर्क्स है या इंटरनेट कह दें, नंबर 3 पे आप जो है वो पायरेटेड सॉफ्टवेयर कह दें। इस तरह आप पॉइंट्स बना के लिखते हैं तब भी आपका ये आंसर वैलिड हो जाएगा। इसके बाद प्राइवेसी इशू का क्या मतलब होता है, इसकी डेफिनेशन आपने लिखनी है। बायोमेट्रिक क्या होता है, इसकी डेफिनेशन आपने लिखनी है। हैकर किसे कहते हैं। ठीक है, यानी आपको पता है हैकर वो पर्सन जो आपकी इजाज़त के बगैर, आपकी परमिशन के बगैर आपके सिस्टम को, आपके नेटवर्क को एक्सेस करता है, हम उस पर्सन को जो वो हैकर बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपके चैप्टर नंबर 6 से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे वो मैंने आपसे शेयर कर दिए हैं। आप चैप्टर नंबर 7 पे मूव कर रहे हैं। ये बड़े सिलेक्टिव से क्वेश्चन है। मैं इस बात की गारंटी आपको देता हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट इन सिलेक्टिव से क्वेश्चंस को कर लेता है तो वो 100% इस पेपर को बड़े अच्छे नंबरों के साथ पास कर लेगा। आपको पता है 18 मार्क्स के आपने शॉर्ट क्वेश्चंस करने होते हैं, तो आपके 18 मार्क्स के ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो जाएंगे। ये गारंटी के साथ कि अगर आप ये शॉर्ट क्वेश्चन कर लेंगे तो आप ये शॉर्ट क्वेश्चन तकरीबन 200-250 शॉर्ट क्वेश्चन है, 250 या 230 के करीब शॉर्ट क्वेश्चन है। अगर आप ये कर लेंगे पूरी बुक के, ठीक है, तो आपके लिए ये पेपर करना बड़ा आसान हो जाएगा। और मैंने आपको बताया भी था, आप जो डिफरेंट बुक्स मार्केट में आपके पास अवेलेबल हैं, आप उन बुक्स से जब पढ़ना शुरू करते हैं तो वो एक एक चैप्टर के जो है वो 150-200 शॉर्ट क्वेश्चन है। तो ये मैंने पूरा निचोड़ निकाल के आपको आसान करके काम करके दे दिया। अगर आप इसको तैयार कर देंगे तो आपके लिए पेपर पास करना आसान हो जाएगा। तो चैप्टर नंबर 7 पे मूव कर रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 7 में कह रहा है राइट डाउन द नेम ऑफ डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस जो है वो दो तरह के होते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, कमांड लाइन इंटरफेस है। ठीक है, अब जो यूज होता है वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। पहले के दौर में जो यूज होता था वो कमांड लाइन इंटरफेस होता था। अब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में और कमांड लाइन में डिफरेंस क्या है, ये अगला ही सवाल बन गया है। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में आपको पढ़ाया था जी, इसमें डिफरेंट आइकॉन मेन्यूज होते हैं, आप उस पर क्लिक करते हुए जो वो कोई भी कमांड्स को परफॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, और कमांड लाइन इंटरफेस में आपको कोई भी काम परफॉर्म करना पड़ता था तो आप पूरी की पूरी कमांड लिख के जो है वो उसको, किसी फाइल को ओपन करना है, किसी फाइल को डिलीट करना है, तो आपको पूरी कमांड लिखनी पड़ती थी। तो ये एक प्रॉब्लम थी। ठीक है, तो इसके बाद आपका डेस्कटॉप किसे कहते हैं। ठीक है, इसके डेफिनेशन पता हो, फिर आपको कह सकता है व्हाट इज़ माई कंप्यूटर फोल्डर या स्टेट द यूज़ ऑफ माई कंप्यूटर फोल्डर, एक ही बात है। ठीक है, ये आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। रिसाइकल बिन क्या होता है, बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। सिलेक्टिव सी डेफिनेशन है ये भी, जो मैंने आपको यहाँ पे चैप्टर 7 से निकाल के दी हैं।
तो रिसाइकल बिन वो टेम्परेरी स्टोरेज एरिया होता है, जो आप अपने सिस्टम से कोई भी फाइल फोल्डर रीड करते हैं तो वो टेम्परेरी तौर पे आपका रिसाइकल बिन के अंदर आ जाता है। जब तक आप उसको परमानेंट डिलीट नहीं करते, आपका ये डाटा वहाँ से लॉस नहीं होता, आप उसको रिकवर कर सकते हैं। परमानेंट डिलीट तब होगा जब आप उसको रिसाइकल बिन से भी रिमूव कर देंगे। इसके बाद माई डॉक्यूमेंट फोल्डर क्या है, ठीक है, ये ऑटोमेटिक ही क्रिएट होता है। रिसाइकल बिन का फोल्डर भी, माई कंप्यूटर फोल्डर, ये सारे फोल्डर जो है 3-4 ये आपके ऑटोमेटिक क्रिएट होते हैं जब आप विंडो इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो ये ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाते हैं। इसी तरह कंट्रोल पैनल वाला ये भी ऑटोमेटिक क्रिएट होता है, सही है। तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप स्टोर करवाते हैं वो सारे डॉक्यूमेंट फोल्डर में पड़े होते हैं। कंट्रोल पैनल आप अपने सिस्टम की जितनी सेटिंग्स करते हैं, किसी प्रोग्राम को इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल करना है, वो सारा इधर ही पड़ा होता है। फिर विंडोज़ क्या होता है, ये विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का एक फीचर भी है, तो इसकी डेफिनेशन आपने करनी है। फिर इवेंट क्या होता है, इवेंट कितनी तरह के होते हैं। इवेंट जो है कोई भी एक्शन जो परफॉर्म करते हैं उसको इवेंट कहते हैं। इवेंट माउस इवेंट भी होता है, कीबोर्ड इवेंट भी होता है। जो कीबोर्ड का इवेंट है वो डेफिनेटली आपका जो है वो माउस का इवेंट जो है वो लेफ्ट क्लिक राइट क्लिक वगैरह होता है, ठीक है, स्क्रॉल होता है। और जो कीबोर्ड का इवेंट है पेज अप पेज डाउन वगैरह, ये कीबोर्ड के इवेंट्स जो है वो होते हैं। ये देखो मैंने नीचे मेंशन भी किए हुए हैं इसी डेफिनेशन के अंदर। फाइल मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है, फाइल मैनेजमेंट की डेफिनेशन। फिर पार्टीशन क्या होता है, पार्टीशन की 2 टाइप्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। प्राइमरी पार्टीशन होता है, एक्सटेंडेड पार्टीशन होता है। दोनों डेफिनेशन आपको डेफिनेशन की हद तक पता होनी चाहिए। अक्सर डिफरेंस भी आ जाता है प्राइमरी पार्टीशन में जो आपका एक्सटेंडेड पार्टीशन है उसमें फ़र्क क्या है। फिर इसी तरह मल्टीटास्किंग क्या होता है, मल्टी प्रोसेसिंग क्या होता है, इस पे डिफरेंस आता है। ये देखिए एक्सटेंडेड पार्टीशन की डेफिनेशन आ गई है, ठीक है। उसके बाद ये चैप्टर नंबर 7 जो है वो कंप्लीट हो गया। अब चैप्टर नंबर 8 पे मूव कर रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 8 जो है वो वर्ड प्रोसेसर का है। वो आपसे ये भी पूछ सकता है वर्ड प्रोसेसर क्या होता है, वो आपसे पूछ सकता है MS वर्ड क्या होता है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या होता है। ये सारे एक ही तरह से सवाल पूछे जाते हैं। फिर वो कहता है जी MS वर्ड के यूज़ क्या है, तो आप कहेंगे जी एप्लीकेशन टाइप करने के लिए, नोटिस टाइप करने के लिए, बुक टाइप करने के लिए, लेटर टाइप करने के लिए, इन्हें टाइपिंग के रेलिवेंट जितना भी काम है वो सारे का सारा MS वर्ड के अंदर परफॉर्म किया जाता है। फिर आपने फॉर्मेटिंग क्या होता है, ठीक है, आप अपने डॉक्यूमेंट पे जो उसका टेक्स्ट चेंज करते हैं, उसका स्टाइल चेंज करते हैं, बॉर्डर अप्लाई करते हैं, सारी फॉर्मेटिंग होती है। अलाइनमेंट क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। अलाइनमेंट ये देखो जैसे मैंने ये लिखा हुआ है ना, चैप्टर नंबर 8 लिखा हुआ है तो ये सेंटर में आ रहा है, ठीक है। लेफ्ट लाइन करना है, टेक्स्ट को राइट लाइन करना है, वो सारी अलाइनमेंट उसकी टेक्स्ट की पोजीशन होती है, उसे अलाइनमेंट कहते हैं। फिर मेल मर्ज क्या होता है, इसकी डेफिनेशन। टेबल क्या होता है, इसकी डेफिनेशन। टेबल जो है वो कम्बिनेशन होता है रोज़ और कॉलम का, ठीक है, और रोज़ और कॉलम की जहाँ इंटरसेक्शन होती है उसे सेल कहते हैं, डेफिनेशन पता होनी चाहिए। फ़ॉन्ट क्या होता है, टेक्स्ट की जो अपीयरेंस होती है इसी को फ़ॉन्ट कहते हैं, या इसी को टाइप फेस भी कहते हैं। वो आपसे पूछ ले व्हाट इज़ फ़ॉन्ट या व्हाट इज़ टाइप फेस, तो आपको दोनों की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। फिर पैराग्राफ फॉर्मेटिंग क्या है, पेज फॉर्मेटिंग पूछ ले आपके, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग पूछे तो आप कहें जी कंप्लीट पैराग्राफ पे जब आप फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे तो हम इसे बोलेंगे पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। और जब किसी पेज पे कंप्लीट पेज पे फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे तो हम उसे पेज फॉर्मेटिंग कहेंगे। तो ये दोनों डेफिनेशन पता होनी चाहिए, एक मैंने लिखी हुई है। हेडर फुटर किसे कहते हैं, हेडर जो है पेज का टॉप वाला पार्ट है, फुटर जो बॉटम वाला पार्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए पेज फॉर्मेटिंग की डेफिनेशन आ गई। फिर सेव और सेव एज में फ़र्क क्या है, अनडू रीडू, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो पेपर में अक्सर पूछी जाती है। हाँ ये नेक्स्ट डिलीट एंड बैक स्पेस वाली डेफिनेशन, ये भी डिफरेंस दिया हुआ है, ठीक है। ये MCQs भी बड़ा आता है। डिलीट की जो है वो किस तरह से राइट साइड से या लेफ्ट साइड से किस साइड से करेक्टर को रिमूव करती है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। फिर वो पूछता है हाउ मेनी मोड्स ऑफ इन MS ऑफिस या MS SS वर्ड, तो आपने कहना 2 जो है वो मोड है, एक इंसर्ट मोड है, एक ओवर टाइप मोड है। फिर वो कुछ शॉर्टकट की हैं जो आपको MCQs के तौर पे भी आती हैं पेपर में, और वैसे भी आपको जो है वो शॉर्ट में भी पूछ सकता है। यानी प्रिंट करने के लिए क्या कमांड है, सेव करने के लिए क्या है, कट करने के लिए क्या है, कॉपी के लिए क्या है, ये सारी कमांड्स मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी हुई हैं। इसके बाद मेरे ख्याल में चैप्टर 8 कंप्लीट है। आप चैप्टर नंबर 9 पे आ रहे हैं। तो स्प्रेडशीट प्रोग्राम क्या होता है, व्हाट इज़ यानी एक्सेल क्या होता है, इसके बारे में भी पूछा जा सकता है। फिर वो स्प्रेडशीट की एप्लीकेशंस कौन कौन सी हैं, कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, क्या इसका यूजेस है, क्या बेनिफिट है, ठीक है। ये डिफरेंट नाम से, एप्लीकेशन के नाम से भी, बेनिफिट के नाम से भी, इंपॉर्टेंस के नाम से भी दे सकता है। बेसिक फीचर्स क्या हैं स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के, ठीक है, तो ये नाम आपने लिख देने हैं। वर्कशीट किसे कहते हैं, ठीक है,
और ये MCQs हैं। वर्कशीट जो है क्या होती है, और वर्कशीट में कितने कॉलम्स होते हैं, कितनी रोज़ हैं, ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है। ठीक है, 256 है जो कॉलम है, और ये रोज़ जो है 65,536 हैं। ठीक है, और जो आपकी रोज़ होती हैं उसको नंबर के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, ये भी MCQs है, आपको पूछ सकता है। ठीक है, और जो कॉलम्स होते हैं ना, कॉलम्स, ये कॉलम्स इसको रिप्रेजेंट करता है अल्फ़ाबेट्स के हिसाब से। आगे एक सेल एड्रेस की डेफिनेशन आनी है, तो हम वहाँ पे जाके इस पर दोबारा बात करेंगे। सेल एड्रेस सेल किसे कहते हैं हम पहले ही पढ़ चुके हैं, इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम इज कॉल्ड सेल। सेल एड्रेस क्या है या सेल रेफरेंस क्या है, दोनों डेफिनेशन सेम है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो कॉलम है और रो, ठीक है, इसकी मदद से हम किसी भी सेल को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, जैसे ये नीचे एग्जांपल दिया है C3। अब C3 का मतलब ये है कि आपका जो कॉलम है वो C वाला है और रो जो है वो 3 है। ठीक है, इससे हम सेल को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। मैंने आपको ऊपर बताया कि जो आपकी रो है वो नंबर से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ये देखें, और जो आपके कॉलम्स हैं उसको अल्फ़ाबेट्स के हिसाब से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सी का मतलब आपका सी वाला कॉलम है, और 3 का मतलब है कि तीसरी रो है। ठीक है, इसी तरह एक्टिव सेल क्या है, पैसिव सेल क्या है, ये दोनों डेफिनेशन पता होने चाहिए। सिंपल सी है, अब एक्टिव सेल वो जिसको आपने सेलेक्ट किया हुआ है वो एक्टिव सेल है, जिसको सेलेक्ट नहीं किया वो पैसिव सेल हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह फार्मूला बार क्या है, फंक्शन फार्मूला क्या होता है, आगे डेफिनेशन आ जाएगी। रिलेटिव रेफरेंस क्या है, इसकी डेफिनेशन, फार्मूला की डेफिनेशन आ गई है। फंक्शन फार्मूला का डिफरेंस भी पेपर में देता है, अलग डेफिनेशन भी आ सकती है। फंक्शन आर्गूमेंट क्या होता है, ठीक है, इसकी डेफिनेशन पता हो। लिस्ट फंक्शन, 5 फंक्शन ऑफ स्प्रेडशीट के कोई 5 फंक्शन बता दें, तो मैंने कोई आसान आसान लिख दिए, सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, प्रोडक्ट, सॉर्ट, ये सारे फंक्शंस हैं आपके स्प्रेडशीट के, यानी MS एक्सेल के। फिर चार्ट क्या होता है, चार्ट का क्या मकसद होता है, एक्टिव सेल पैसिव सेल की डेफिनेशन आ गई है, ये आप लिख देंगे। फिर कंपेयर वर्ड प्रोसेसर एंड स्प्रेडशीट, MS वर्ड में और एक्सेल में क्या फ़र्क है, इस तरह भी पूछ सकता है, वर्ड प्रोसेसर में या स्प्रेडशीट में क्या फ़र्क है, तो ये डेफिनेशन आप जो है वो डिफरेंस करके लिख देंगे। फिर वर्कशीट में और वर्कबुक में क्या फ़र्क है, वर्कशीट की डेफिनेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, और वर्कबुक जो है इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट 3 जो है वो शीट्स होती हैं, ये देखें 3 शीट्स जो है होती हैं एक वर्कबुक के अंदर। फंक्शन की डेफिनेशन फिर अलग से आ गई है, फंक्शन फार्मूला शायद दोबारा आ गई है। ठीक है, ये आपका चैप्टर नंबर 9 था। अब चैप्टर नंबर 10 पे चलते हैं, आखिरी चैप्टर है इसका। इंटरनेट की डेफिनेशन आपने करनी है। ठीक है, ARPANET क्या होता है, IP एड्रेस क्या होता है, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स कौन कौन सी IP एड्रेस की, डोमेन नेम क्यों क्या होता है, डोमेन नेम क्यों यूज़ किया जाता है, ठीक है, IP एड्रेस में और डोमेन में डिफरेंस क्या है, ठीक है, ये पता होना चाहिए। डोमेन नेम सिस्टम्स क्या होते हैं, टॉप लेवल डोमेन क्या है, ठीक है, राइट सम फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय इंटरनेट, इंटरनेट की जो फैसिलिटी इंटरनेट की जो सर्विसेज हैं या फैसिलिटीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं, WW है, ईमेल है, FTP है, ये सारी सर्विसेज हैं। WW भी सर्विस है, ये डेफिनेशन आ गई है। वेब पब्लिशिंग क्या होता है, उसकी डेफिनेशन आ गई। ईमेल की डेफिनेशन आ गई, ईमेल के यूज़ क्या है ये भी पता होना चाहिए, शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। ईमेल एड्रेस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन विद एग्जांपल पता होनी चाहिए। उसके बाद न्यूज़ ग्रुप, डिफाइन न्यूज़ ग्रुप, व्हाट इज़ न्यूज़ ग्रुप, ये न्यूज़ ग्रुप की डेफिनेशन आपने कितनी है। व्हाट इज़ ISP क्या, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, और आपने इसकी कुछ 3-4 एग्जांपल, यानी कौन कौन सी पाकिस्तान में इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड कर, जैसे PTCL आप लिखते हैं, और बड़ी सारी एग्जांपल्स आपके सामने अब तो मार्केट में अवेलेबल है, आप उनकी कोई भी एग्जांपल जो है वो लिख सकते हैं। यानी जो कंपनी आपको इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करती है हम उसको ISP बोलते हैं। फिर HTTP और HTML में क्या फ़र्क है, ये डेफिनेशन आपने कर लेनी है। ईमेल अटैचमेंट क्या होता है, वेब सर्वर क्या होता है, ठीक है, वेब ब्राउज़र की डेफिनेशन शायद यहाँ पे है या नहीं है, लेकिन वो भी पेपर में पूछता है, वो भी कीजिएगा। URL किसे कहते हैं, HTTP एंड FTP में क्या फ़र्क है, सर्च इंजन का क्या मतलब होता है, वेब होस्टिंग क्या है, इंटरनेट में और वेब में क्या फ़र्क है, वेबसाइट किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये भाई आपका जो है वो कंप्लीट हो गया, ये शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 10 तक। अब शायद ये आगे ना MCQs है, हाँ जी, तो MCQs पे भी इंशाल्लाह सेपरेट जो है एक वीडियो आपसे मैं शेयर कर दूंगा। तो भाई ये कंप्लीट वीडियो मैं बना चुका हूँ चैप्टर नंबर 6 से लेकर चैप्टर नंबर 10 तक। इससे पहले वीडियो मैंने अपलोड की हुई है इसी चैनल के ऊपर,
तो वो 1 से लेके 5 तक थी, ठीक है। 6 से ऑनवर्ड 10 तक मैंने आज अपलोड कर दी हैं, ठीक है। तो दुआ में याद रखिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ।